शौर्य की बगिया यही रहेगी, सदा रहेगा खिलना। मेरे सब तारे और चांद गगन के, सबका यही था कहना। माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ। सामान्य तौर पर जो श्रोता चले जाते हैं उनके बारे में एक आम तरह का जुमला कहा जाता है कि अब जो बचे यही असली लोग हैं, यही पतंजलि के घी हैं, यही लाल किला चावल है। इस टाइप ये कहा जाता है। चले गए लोगों पर इस तरह चली गई बात कह दी जाती है। तो लेकिन मैंने अपने एक दोस्त को कहा कि तुम चले गए यार, अभी तक हमको सुने नहीं, पहले चले गए। उसने मुझसे भी कहा फोन पर, जिसको सुबह 200 रुपया लीटर सरसों तेल खरीदना, तुमने कविता सुनेगा, सुबह कमाने जाए, जल्दी सोने चला गया। ठीक है, तो जो चले गए जो रह गए उसमें बस जज्बात का अंतर है भैया। आप टिके हैं, वो निकल गया, कोई बात नहीं। और शौर्य सम्मान समारोह के इस कार्यक्रम में आपने मुझे आमंत्रित किया, भाई रमेश जी, मैं आपका आभारी हूँ। और इस कार्यक्रम का महत्व और इसकी पवित्रता, इसको लेके गंभीरता कितनी है, ये इस बात से तय होता है कि आधा इंदौर यहाँ मौजूद है, लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में, आपके इस कार्यक्रम को संपादित करने के लिए, इसमें अपनी भूमिका निभाने के लिए। और मैं उस वक्त बहुत उत्साहित हो गया जब मैंने मनमोहन भैया को देखा शाम को अचानक, और अभी तक आपकी उपस्थिति। तो जब शौर्य नमन के बारे में मुझे बताया रमेश जी ने, मैं एक विद्यार्थी की तरफ सोचता हूँ इस कार्यक्रम का फिलॉसफी क्या है, इसके पीछे का दर्शन क्या है, आप शौर्य नमन के माध्यम से मैसेज क्या देना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि शहादत पर एक टिपिकल तरह से सोचने वाला देश भारत नहीं है, जो एक है कि हम बलिदान पर शोक मनाएं, क्योंकि दुनिया भर में एकमात्र ऐसा देश भारत है जो निर्गुण का था। टी.एस. एलियट ने निर्गुण नहीं लिखा, विलियम वर्ड्सवर्थ निर्गुण नहीं लिखता है, किट्स निर्गुण नहीं लिखता है। निर्गुण लिखने वाला देश केवल भारत है। और मुझे लगता है कि शौर्य नमन के इस कार्यक्रम से इसकी फिलॉसफी ये है कि हम आपको सीमाओं पर या अपने मुल्क पर शहादत के लिए वो गौरव के साथ प्रेरित कर सकें, और एक जत्था जब शहीद हो जाए तो दूसरा जत्था तैयार हो जाए। इसके लिए हम ऐसे कार्यक्रम में जरूरत है। इसकी फिलॉसफी यही है। और इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण बात है क्योंकि यहाँ शहीदों के परिवार से कुछ लोग अब यहाँ पर हैं भी मौजूद, कुछ लोग चले गए, तो बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं एक गीत से शुरुआत करता हूँ। और अमूमन मैं इस तरह के गीत गाता नहीं मनमोहन भी है, लेकिन इस कार्यक्रम की गरिमा और इस कार्यक्रम का जो दर्शन है, मैं उस दर्शन के प्रति अपना समर्पण दिखाने के लिए एक गीत ऐसा प्रयास करता हूँ जो लीक से हटकर है। मंच को प्रणाम करता हूँ आदरणीय और आदेश जान। एक तो नवल जी ने जो बात कही, अब देखिए हमसे हो जाता है, क्या हो गया। आपने जो जेएनयू पर बात कही, इतना बढ़िया और चुटीला ढंग से जेएनयू पर कहने वाले हैं, पहले कभी मैं आपका आभारी नहीं। सही, मैं बहुत तलवार निकाल देता है, 2-3 तो भोंक देता है। तो आपने बहुत अच्छी बात की। मैंने अपने दोस्त को सुनाया, एक मित्र को, कि देखो जेएनयू की लड़कियों को जो है नवल सुधांशु चाहते हैं कि जल्दी डिग्री ले लो। तो उसने जो 2 पंक्तियां कही वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, इसको सुनिएगा, क्योंकि मामला महिलाओं लड़कियों का है, लड़के तो मैं तो रहूंगा मंच पर, तो कहूंगा कि एक गर्म हवा चलती है जेएनयू से, गर्म हवा एक चलती है जेएनयू से, बात वही फिर निकलती है जेएनयू से, कि लड़का फॉर्म रेलवे का भरता
इसका वीडियो बना लेना आप लोग। तीन लड़का फॉर्म रेलवे का भरता है, एक लड़की रक्षा मंत्री बनती है जेल से, एक लड़की रक्षा मंत्री बनती है जेल से। और पिछले महीने जिस पर हम इतराए थे, पिछले महीने हम जिन पर खूब इतराए थे, यूएनओ में वो लड़की अड़ती है जेल से, यूएनओ में वो लड़की अड़ती है जेल से। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग संस्थानों के प्रति थोड़ा उदार हो और ये भेद मिटाएं और अपनी मेधाओं का स्वागत करें, और हम कोशिश करें कि इस देश की शिक्षण संस्थाओं को कम से कम हमारे देश की हुकूमत की जो कालिख है वो छू न पाए। वो ये हमें अपनी कोशिश करनी चाहिए, हमें अपना प्रयास करना चाहिए कि बाकी चीजें एक तरफ, लेकिन हिंदुस्तान का जो शैक्षणिक संस्थान है वो हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसे बचाएं, हम उसे टिकाएं। एक तो वीर रस की जो कविता है विनीत भाई, वीर रस वाले ने, ये तो कई बार पाकिस्तान के लोग धमकी देते हैं हम लोगों को कि एक दिन खुद को खुद ही नक्शे से मिटा लेंगे और तुम लोग के वीर रस की काव्य परंपरा का विनाश कर देंगे। धमकी दे रहा है, एक दिन देखना तिरपाल डाल के बैठ जाएगा, नक्शा खुद को लगाओगे खत्म हो जाएगा तुम्हारा काव्य परंपरा वीर रस। अच्छा, मैं वीर रस के कवियों से हमेशा निवेदन करता हूँ कि हमें किससे लड़ना है चॉइस दे दो यार, काहे हमारे पाकिस्तान, हम युगांडा से लड़ेंगे, हमको एक बार दिल्ली से भिड़ना है, हम क्या है। खैर मैं आता हूँ, ये जो 5 तस्वीरें यहाँ पर देख रही है, थोड़ा माहौल बताता हूँ। ये जो मेरा चॉइस, माय चॉइस, जो 5 तस्वीरें यहाँ पर दिखाई पड़ती हैं, इनके कारण हम यहाँ मौजूद हैं। ये जो 5 तत्व आपको दिख रहे हैं, क्षिति जल पावक गगन समीरा, ये जो क्षिति जल पावक गगन समीरा है, असल में इन्हीं तत्व से मुल्क बनता है, समाज बनता है, हम बनते हैं। ये तत्व कितने जरूरी है वो ऐसे कार्यक्रमों से तय होता है, और ऐसे कार्यक्रम ही असल में देश गढ़ते हैं। देशभक्ति कक्षाओं में सिखाई नहीं जा सकती, अफसोस है कि हमें रैलियों में सिखाई जाए। इसलिए देशभक्ति ऐसे ही तत्वों की प्रेरणा से हमारे रगों में घुलता है, और सौभाग्य है और ऐसे कवि हैं, ऐसे कंठ हैं जिनके माध्यम से फूटता है और हम सूर्य वबीर में नहाते हैं तो महसूस करते हैं कि हम मुल्क के लिए जिंदा हैं। तो ये एक अच्छी, मैं आप सोचिए कि शहादत क्यों इतनी महान, वो हमें क्यों प्रेरित करती है। तो मैं एक कल्पना करता हूँ कि जो लोग यहाँ से जाते होंगे, उस लोग का माहौल कैसा रहता होगा, वो कौन सी बात है जो हमें शहादत के लिए प्रेरित है, वो दृश्य कैसा होगा, ये मैं कल्पना करता हूँ कि हमारे ये 5 जिस दिन इस लोक से वहां गए होंगे, वहां का दृश्य थोड़ा सा इको बढ़ाने में लग रहा है, कोई बात नहीं, इतना मत बढ़ाना, लाहौर चल जाए आवाज, वहां सोरे तो भी भोरे मारेंगे। सुतले नहीं मारना, जगह पे मारे। संतोष भैया आपके बारे में बताया, मेरे सीनियर है अरुण भैया, उन्होंने कहा हाँ, तो कहा कि मुलाकात तो कि सब तारे और चांद गगन के सबका यही था कहना। जब यहाँ से गए वहां जब पहुंचे वहां पे कि सब तारे और
चाँद गगन के सबका यही था कहना कि आया है एक दीप धरा से, कि आया है एक दीप धरा से, रोशन है वो कितना। अरे सब तारे और चाँद गगन के सबका यही था कहना। अब वह दृश्य कैसा था कि नभ के द्वार पर फूल बिछे थे, होते स्वागत देखा। नभ के द्वार पर फूल बिछे थे, होते स्वागत देखा। अरे बादल को भी ढोल मजीरा लेकर गावत देखा। बादल को भी ढोल मजीरा लेकर गावत देखा। ध्रुव तारों ने छीटे अक्षत, कि ध्रुव तारों ने छीटे अक्षत, हर्षित थे सब इतना कि सब तारे और नील गगन हाजी सबका यही था कहना। अब क्या है शहादत कि जो धरती खातिर गए आसमां, उनका जाना मरण नहीं है, मरण नहीं। जो धरती खातिर गए आसमां, उनका जाना मरण नहीं है। तन का ही जाना इस जीवन का, सुन लो आखिरी चरण नहीं है। तन का ही जाना इस जीवन का, सुन लो आखिरी चरण नहीं है। शौर्य की पगिया यही रहेगी, शौर्य की पगिया यही रहेगी, सदा रहेगा खिलना। मेरे सब तारे और चाँद गगन के सबका यही था कहना। हरे और चाँद गगन के सबका यही था कहना। अब क्या है कि तुम इतिहास का स्वर्णिम पन्ना अपने शौर्य से मोड़ गए हो। तुम इतिहास का स्वर्णिम पन्ना अपने शौर्य से मोड़ गए हो। तुम्हारी गाथा हम गाएंगे, ऐसी कहानी छोड़ गए हो। तुम्हारी गाथा हम गाएंगे, ऐसी कहानी छोड़ गए हो। कल भविष्य इतना आएगा कह के, कल भविष्य इतना आएगा कह के, ऐसा इतिहास था अपना। वे सब तारे और चाँद गगन के सबका यही था कहना, सबका यही था कहना, सबका यही था कहना।
जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इसको मैंने कुल जमा केवल दूसरी बार गाया है। एक बार अपने गांव के कार्यक्रम में कभी गाया था, और अब क्योंकि रात हो गई और हमें अपने वरिष्ठों तक, अपने अभिभावकों तक पहुंचना है। मेरे बाद सर गणेश रंजन सर और वाजपेयी सर बचे हुए, और इनको हमें सुना, विनीत जी बचे हैं। तो मैं ऐसा तो निर्गुण सुनाता हूँ, क्योंकि माहौल है, निर्गुण ही सुनाता हूँ। कविता जो मैं सुनाता हूँ मंचों पर, वहां से है। हाँ ठीक है। हाँ सूरज डूबा जाए। हाँ यही जगत जगत माटी का। हाँ सुना। अब एक तो बहुत अच्छी बात इस मंच पे ये हुई, आज बहुत अच्छी बातें हुई। एक बात सबसे महत्वपूर्ण ये हुई, क्योंकि देखिए मैं आंदोलन में लड़ाई हुज्जत करना मेरा पेशा है। हुज्जत का काम है। तो ऐसे में आज मुझे बड़ा अच्छा लगा, और बहुत एक बड़ा उदाहरण मिला सौर्य नमन के मंच पर, जब सावन शुक्ला ने, ये बात मैं एक बार फिर से दोहराऊंगा, आप अगर इसका इशारा समझ सके तो ठीक है, नहीं तो नहीं बोलूंगा। सावन शुक्ला ने एकलव्य के पक्ष में जो अपनी मुट्ठी बांध के उसे ऊपर उठाया। आपको नहीं पता कि ये जो हम लोग जमीन पर जो लड़ रहे हैं और जो वैचारिक लड़ाइयां लड़ रहे हैं, वहां पर इस मंच ने एक कितना बड़ा उदाहरण सेट किया। इसके लिए मैं बधाई देता हूँ इस मंच को। और ऐसे उदाहरण जब आते हैं तो कई बार वैचारिक प्रतिबद्धता की लड़ाइयों में जो हमारे पुराने रूढ़िवादी और जातिवादी लड़ाइयों का तड़का लगा के जो राजनीतिक लड़ाइयाँ और वैचारिक लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं, उसको इस मंच से बहुत बड़ा संकेत मिला, और एक बहुत कड़ा संदेश मिला, और एक बड़ा उदाहरण मिला लड़ाई के पक्ष में। तो इसलिए मैं आभारी हूँ सौरभ नमन के मंच। मैं एक गीत सुनाता हूँ, वही निर्गुण। हम जिस आदमी का जीवन कैसा हो, लेकिन उसकी विदाई ऐसी होनी चाहिए, ऐसी गौरवपूर्ण विदाई सबको नसीब नहीं होती, लेकिन जीवन की क्षणभंगुरता पर एक गीत। अरे यार जादूगर, अरे यार जादूगर, ए कहाँ तेरा घर, ए यार जादूगर, कहाँ तेरा घर। यार जादूगर तेरी माया कोई समझ न पाया, पहले बनाई सोने की लंका, फिर सोने को जलाया। यार जादूगर ये कहाँ तेरा घर, जगत माटी का ढेला रे, जगत माटी का ढेला रे, जगत माटी का ढेला रे, जगत माटी का ढेला रे। कौन नचैया नाच नचाए रचे है खेला रे, जगत माटी का ढेला रे, जगत माटी का ढेला रे। यार जादूगर। अब देखिए हमारी व्यवस्था, हम अपने आप को सर्वशक्तिमान समझते हैं, लेकिन नहीं। कि जैसे बीन के आगे नागन, और जैसे झूमे मसान में जोगन, कि जैसे बीन के आगे नागन, जैसे झूमे मसान में जोगन, वैसे हम माया के आगे, माया हमसे आगे भागे। ये वैसे हम माया के आगे, माया हमसे आगे भागे, माया हमसे आगे भागे, कर्म का थैला रे, जगत माटी का ढेला 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 रे। यार जादूगर ये कहाँ तेरा घर। अब क्या है, आदमी को अपने अच्छे वक्त में
कभी भी इतना कम से कम संचित पुण्य कर लेना चाहिए जो बुरे वक्त काम आए, क्योंकि वक्त कब पलट जाए कब बदल जाए नहीं कोई जानता। कि एक दिन माथे पर है ताज, एक दिन गर्दन बिन सर ताज, रे एक दिन माथे पर है ताज, एक दिन गर्दन बिन सर ताज, रे माटी पकने को मांगे यार, उसी से तपे उसी से खाट, उसी से तपे उसी से खाट, एक दिन खत्म झमेला रे, जगत माटी का ढेला 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 रे। और क्या है कि छीना झपटी है संसार, कि दुनिया एक बिजली आता, ये छीना झपटी है संसार, कि दुनिया एक बिजली आता, जीवन उतने भर का है कि जितना इंजन में है तेल, जितना इंजन में है तेल आता जाता रे लारे, जगत माटी का ढेला रे, जगत माटी का ढेला रे, जगत माटी का ढेला रे, जगत माटी का ढेला रे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक आखिरी गीत सुना साधु साधु सुना, चलिए यही नदी के तीर सुना के खत्म। एक जो गीत बता रहे हैं इसके पहले 1 मिनट की भूमिका है। ये मेरे एक उपन्यास का गीत है। अच्छा, मैं अपने उपन्यास के बारे में इसलिए बात कर पा रहा हूँ, कुल यहाँ जो आदमी है कांग्रेस के स्थापना में जितने लोग थे उससे भी कम आदमी मौजूद है। तो ऐसा कुछ भी नहीं कि किताब की मार्केटिंग है, मैं बता दूं। हाँ नहीं जो हो गई, लेकिन क्योंकि इस गीत का भूमिका उसी से वही से लेना इसलिए बता रहा। ये मेरे उपन्यास और का गीत है, उसकी छोटी सी भूमिका ये है कि उसका जो प्रोटोगनिस्ट है, उसका जो नायक है, वो एक अवसादग्रस्त एक कनेडी टाइप का आदमी है और पढ़ा लिखा है, BA पास है। उसकी अपनी लड़ाई है अपने समाज से, अपनी व्यवस्था से, अपने चीज़ों से। वो लड़ाई लड़ता है 300 साढ़े 300 पेज की, और ये अंतिम कुछ पेज की ये कहानी है। एक दिन वो सुबह उठता है और अपनी माँ से कहता है कि माँ आज खीर खाने का मन कर रहा है। उसकी माँ कहती है तुम कनेडी लड़का आदमी रोज बनवा लोगे और फिर शाम को घर नहीं आओगे, तो नहीं बनाएंगे। जिद करता है कि नहीं माँ आज मन कर रहा है खीर खाने का, बना। तो माँ कहती है ठीक है रात को बनाएंगे, आज कम से कम जल्दी चलेगी। तो माँ खीर बनाती है, फिर शाम को इंतजार करती है, नहीं आता है, आधी रात हो गई नहीं आता है। सुबह उस लड़के की लाश नदी के किनारे मिली। अब वो लाश नदी के किनारे रखी हुई, माँ को पता चलता है, ये खीर भरी कटोरी लेके नदी किनारे पहुंचती है। अब वो दृश्य है, वो पड़ा हुआ है कहानी, और उसकी माँ कहती है कि उठो और खाओ, तुम आए नहीं, तुम कहते थे बदमाश तुम नहीं आओ, खीर खाओ, उठ। तो वही वो दृश्य है। एक साधु वहाँ आता है, वो दृश्य को देखता है, उसके बाद लाश जला दी जाती है क्योंकि वो मर्डर है, और जल्दी जल्दी उसको जला के और बुढ़ी को वहाँ से हटा लिया जाता है। वो कटोरी रखा हुआ है नदी के किनारे, साधु सारंगी लेकर पीता है। रे साधो यही नदी के तीर, अरे हमने देखा बहता, रे साधो यही नदी के तीर, रे हमने देखा बहता, भरा कटोरा जगत का त्यागा, साधो भरा कटोरा जगत का त्यागा, चलेगा मस्त फकीर
नदी के तीर हमने देखा बहता नीर। वो जो कटोरा है वो जगत है, जो भरा हुआ खीर है वो बिंब है, वो प्रतीक है भरे हुए जगत का। ई भरा कटोरा जगत का त्यागा चलेगा बटीर साधो, ही नदी के तीर हमने देखा बहता नीर। काली घटा घन घोर को काटे आया कोई अघोर। घोर का मतलब जो अंधेरे के विपरीत हो, घोर के विपरीत हो, यानी उजाला लेके आने वाला। ही काली घटा घन घोर को काटे आया कोई अघोर। फाकी मिट्टी पाना मुक्ति बिन हल्ला बिन शोर। ए अभड़ को कोई बांध न पाए साधु। ए अभड़ को कोई बांध न पाए, नहीं बनी जंजीर साधो। यही नदी के तीर हमने देखा बहता। और हम जैसे लोग या हम जैसे युवा काहे हुज्जत लेते हैं। हमको कई बार लोग समझाते हैं तुम लेखक हो, राजनीतिक बात नहीं करो। मुझे समझ नहीं आता कि अगर कोई सामाजिक व्यक्ति राजनीति पर बात नहीं करे तो उसको जिंदा माना कैसे जाए। अगर आप अपने समय की राजनीति करें, अगर आप अपने समय की सामाजिक विसंगतियों पर, उसी विसंगति में राजनीति भी आती है, अगर बात नहीं करते हैं और उस पर अलबत्ता ये कहते हैं कि एक लिखने वाला, एक गाने वाला, एक कलाकार, एक चित्रकारी करने वाला, अगर वो भी इस पर बात ना करे तो साधु ये मुर्दों का भी। इसलिए दुनिया के हर सत्ताओं को ये समझना चाहिए। मैं कहता हूं कि कलम किसी भी सत्ता का सबसे मखमली विपक्ष होता है। सौभाग्यशाली है वो सत्ताएं जिसके खिलाफ कलम खड़ी हो, क्योंकि जहां जहां सत्ताओं के खिलाफ कलम का अभाव है खड़ा होने में, वहां बंदूकें खड़ी हो जाती। इसलिए दुनिया की किसी भी सत्ता को इस बात के लिए प्रयास करना चाहिए, इस बात के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए, इस बात के लिए संरक्षित करना चाहिए अपने कला और संस्कृति और अपने लिखने पढ़ने की संस्कृति को। उसके खिलाफ अगर बगावत भी हो वो कलम से हो, वो लाठी और बंदूक से ना हो। साधो देखा बहता नी। अब देखिए क्या है कि हम हमेशा अपने दिमाग की सुनते हैं, मन की नहीं, दिल की नहीं सुनते हैं। वहां से कि मन का खजाना माया लूटे बैठा कोई मदारी। मन का खजाना माया लूटे बैठा कोई मदारी। और ठग के हाथ में ठौर की चाबी। आप दिमाग की सुनते हैं कि ठग के हाथ में ठौर की चाबी, चोर की चौकीदारी। ऐसे जगत को फूंक चला रे साधु। ऐसे जगत को फूंक चला रे, औघड़ को नहीं पीड़ रे साधो। यही नदी के तीर हमने देखा बहता नीर रे साधो भाई। देखा बहता नीर रे साधो भाई, देखा बहता नीर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत जय हो। हाँ है।